हाय फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मानव संसाधन और विकास बुक का है। और इसमें है चैप्टर कृषि। कृषि के बारे में पढ़ेंगे और इसमें नोट्स बना हुआ है और यह बना है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा कि जीविका निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो जीविका निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो जीविका निर्वाह कृषि को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। और इसको अलग अलग जगह पे, अलग अलग देश में और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें किसको, जीविका निर्वाह के लिए जो खेती की जाती थी उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो झूम कृषि के नाम से कहाँ कहाँ जाना जाता है? तो झूम कृषि के नाम से असम में, मेघालय में और मिजोरम और नागालैंड में जाना जाता है। कहाँ कहाँ? असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। कहाँ पे? असम में, मेघालय में, मिजो में और नागा में। तो इसको ट्रिक करने की एक याद है, ठीक है, याद करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि असम में नमी देख झूमे लोग, यानी कि असम में नमी देख झूमे लोग। तो असम से क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, में से मेघालय हो गया और न से हो जाएगा नागालैंड और म से हो जाएगा मिजोरम। तो असम में नमी देख, मी से हो जाएगा मिजोरम। तो असम में नमी देख क्या हो गए? लोग झूमने लगे थे। तो झूम खेती कहाँ पे होती है? तो झूम कृषि नाम से खेती कहाँ पे होती है? तो असम में होती है, मेघालय में होती है, नागालैंड में होती है और मिजोरम में होती है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। पामलू नाम से खेती कहाँ पे होती है? तो पामलू नाम से होती है मणिपुर में। तो इसके लिए खेती होगा कि खेती करके मणि पा गेलू, खेती करके मणि पा गेलू मतलब खेती में मणि पा गेलू। तो खेती में मणि पामलू। तो मणिपुर में जो खेती की जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पामलू नाम से जाना जाता है। मणिपुर पामलू, मणिपुर पामलू। दीपा, दीपा कहाँ पे जाना? दीपा अंडर निका, दीपा अंडर निकोबार, दीपा अंडमान निकोबार, दीपा अंडर निका, ट्रिक है अंडर निका। तो दीपा अंडर निका, अंडमान निकोबार। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर मैंने दीपा बस्तर, दीपा बस्तर, दीपा बस्तर और दीपा अंडमान निकोबार। तो ये हो जाएगी झूम खेती। मिल्पा, मिल्पा कहाँ पे है? तो मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका। कहाँ पे है? मैक्सिको और मध्य अमेरिका में की थी मिल्पा। कोनुको, कोनुको कहाँ पे है? वेनेजुएला, कोनुको, कोनुको वेनेजुएला। रोका, रोका किसको रोका? रोका किसको रोका? ब्रा को रोका। कहाँ रोका? ब्राज़ील में रोका। रोका ब्राज़ील रोका, ठीक है, रोका ब्राज़ील रोका, रोका ब्राज़ील रोका, ब्राज़ील रोका, ब्राज़ील रोका। मसोलो, मसोलो मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका मसोलो, मध्य अफ्रीका मसोलो, मध्य अफ्रीका मसोलो, मध्य अफ्रीका मसोलो। लदांग, लौदांग, लौदांग इंडोनेशिया, लौदांग इंडोनेशिया, इंडोनेशिया लदांग। रे, रे कहाँ पे है? रे वियतनाम में है। रे कहाँ पे है? वियतनाम में। भारत के मध्य प्रदेश में कौन है? बेबर या दहिया। मध्य प्रदेश में कौन सी झूम कृषि की जाती है? तो बेबर और दहिया कही जाती है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा है। आंध्र प्रदेश में क्या है? पोडू एंड पेंडा है। उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान, बरिंगा, पोमाडाबी, पामान, बरिंगा। पश्चिमी घाट में कौन है? कुमारी है। पश्चिमी घाट में कुमारी, कुमारी, पश्चिमी घाट कुमारी, कुमारी, कुंवारी, कुंवारी पश्चिमी घाट। कुमारी कहाँ पे है? कुमारी, कुमारी, कुंवारी पश्चिमी घाट, कुंवारी पश्चिमी घाट, कुंवारी पश्चिमी घाट, कुंवारी पश्चिमी घाट। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बालरे बाल्टरे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में किस नाम से जाने जाते हैं? तो बालरे और बाल्टरे नाम से जानी जाती है। हिमालयन वन क्षेत्र, हिमालयन वन क्षेत्र में खेल है, हिमालयन वन क्षेत्र में खेल है। हिमालयन, हिमालयन, हिलायन, हिमालयन, हिमालयन, हिमालयन कहाँ पे है? हिमालयन खेल क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में। झारखंड, झारखंड कुरुआ, झारखंड कुरुआ, कुरुआ, कुरुआ झारखंड, झारखंड कुरुआ, झारखंड कुरुआ, झारखंड कुरुआ। उत्तर पूर्वी प्रदेश झूम, उत्तर पूर्वी प्रदेश झूम, उत्तर पूर्वी प्रदेश झूम। जहाँ पे उत्तर पूर्वी प्रदेश, जहाँ पे असम, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, यानी कि असम में नमी देख लोग झूमने लगे तो उत्तर प्रदेश में। तो ये झूम खेती जो होती है उसको इस राज्यों में नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे गहन कृषि के बारे में। तो गहन कृषि क्या होती है? गहन कृषि वहाँ पर की जाती है जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, वहाँ पे क्या की जाती है? गहन कृषि की जाती है। दूसरा, उत्पादन के लिए अधिकतम मात्रा में जब रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? गहन कृषि कहते हैं। भूमि कृषि पर अधिक दबाव क्यों है? यानी कृषि भूमि पर अधिक दबाव क्यों है? जो कृषि भूमि है उस पर अधिक दबाव क्यों है? पहला कारण है कि भूमि घर के बंटवारे के कारण जोत में क्या हो रही है? जोत का आकार छोटा हो जा रहा है और कम लाभप्रद है, ठीक है। दूसरा, किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिक पैदावार की कोशिश करते हैं, तो इसलिए कृषि भूमि पर दबाव पड़ रहा है। वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के कृषि के लक्षण होते हैं आधुनिक निवेश। किस प्रकार के कृषि के लक्षण आधुनिक निवेश होते हैं? तो वाणिज्यिक कृषि के, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक और कीटनाशक से अधिक पैदावार को प्राप्त करना आधुनिक निवेश के अंतर्गत आती है। कृषि के लक्षण जो आधुनिक निवेश कृषि के अंतर्गत आती है। कौन सी कृषि? वाणिज्यिक कृषि जो होती है। कृषि का वाणिज्यिकीकरण स्तर किस प्रकार अलग अलग होता है? यानी कृषि का
जो वाणिज्यिकरण किया गया है उसका स्तर किस प्रकार अलग अलग होता है, तो हर प्रदेश में अलग अलग होता है, यानी प्रदेश और राज्य की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जो संसाधन होते हैं उसके हिसाब से वाणिज्यिक कृषि का भी प्रकार अलग अलग होता है। जैसे चावल की खेती की बात करें तो चावल की खेती वाणिज्यिक खेती के रूप में कहाँ प्रयोग की जाती है, तो चावल की जो खेती होती है अगर वाणिज्यिक रूप में प्रयोग करें तो ये हरियाणा और पंजाब में प्रयोग में की जाती है। अगर चावल की खेती की जीविका के रूप में प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो चावल की खेती को जीविका के रूप में प्रयोग उड़ीसा में किया जाता है। तो इसलिए किसी फसल को वाणिज्यिक है या खाद्यान्न फसल है वो किस आधार पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है उस स्थिति के ना उसके परिस्थितियों और स्थितियों उसके जो साधन होते हैं उसके आधार पर किया जाता है। रोपण कृषि किसे कहते हैं, रोपण कृषि किसे कहा जाता है, तो रोपण कृषि को वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। या दूसरा, लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल, यानी कि बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र पर जब एकल फसल उगाई जाती है तो उसको विस्तृत कृषि कहा जाता है, और या तो वाणिज्यिक कृषि इसको नाम दिया जाता है। कौन सी कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ का काम करती है, कौन सी कृषि है जो उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ का काम करती है, तो वह है रोपण कृषि। रोपण कृषि जो है वह उद्योग और कृषि के बीच अंतरापृष्ठ का काम करती है। जैसे चाय, काफ़ी, गन्ना, केला, ये किस रूप में काम करती है, तो ये अंतरापृष्ठ के रूप में काम करती है। कौन कौन सी फसल है, चाय है, काफ़ी है, गन्ना है और केला है। रोपण कृषि से प्राप्त सारा उत्पादन किस रूप में प्रयोग होता है, तो रोपण कृषि से जो उत्पादन प्राप्त होता है वो सारा उत्पादन, जो सभी उत्पादन होता है वो कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है, तो जो सारा उत्पादन होता है वो कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है। रोपण कृषि के मुख्य फसल और उसके रोपण कृषि के मुख्य फसल कौन कौन से हैं और वो कौन से राज्य में बोई जाती है, तो चाय जो है वह रोपण कृषि की मुख्य फसल है। कहाँ पे, आसाम और उत्तरी बंगाल में है। ठीक है, काफ़ी में जो कर्नाटक है, जो काफ़ी है वो कर्नाटक में मुख्य फसल है, यानी कर्नाटक की मुख्य फसल क्या है, काफ़ी है। और चाय कहाँ की मुख्य फसल है, तो चाय आसाम और उत्तरी बंगाल की मुख्य फसल है। यह रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। रोपण कृषि के उत्पादन किसके लिए किया जाता है, तो रोपण कृषि का उत्पादन बिक्री के लिए किया जाता है या बिजनेस के लिए किया जाता है। रोपण कृषि के विकास में किसका योगदान महत्वपूर्ण है, रोपण कृषि जो की जाती है उसमें किसका योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है, तो रोपण कृषि में परिवहन का योगदान चाहिए होता है, संचार का योगदान और संबंधित उद्योग का और बाजार का, ये सब चीज़ों का उसे योगदान चाहिए होता है। बांस की कृषि महत्वपूर्ण कहाँ पे है, बांस की जो कृषि की जाती है, बांस की सबसे महत्वपूर्ण कृषि भारत में कहाँ पे की जाती है, तो बांस की सबसे महत्वपूर्ण कृषि भारत में उत्तर पूर्व में की जाती है। कहाँ पे की जाती है, उत्तर पूर्व में की जाती है। केले की रोपण कृषि प्रमुख है कहाँ पे, केले की जो कृषि है रोपण कृषि के रूप में कहाँ पे प्रमुख है, तो भारत के दक्षिणी भाग में है। भारत के दक्षिणी भाग में केले की जो खेती होती है रोपण कृषि के रूप में भारत के दक्षिणी भाग में की जाती है। सस्य प्रारूप क्या होता है, सस्य प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे कि सस्य प्रारूप क्या होता है। भारत में कितनी सस्य ऋतुएं होती हैं, भारत में कितनी सस्य ऋतुएं होती हैं, तो भारत में 3 सस्य ऋतुएं होती है। कौन कौन सी, रबी की ऋतु होती है, खरीफ की ऋतु होती है और जायद की ऋतु होती है। ठीक है, यानी कि भारत में कितनी सस्य ऋतुएं होती हैं, तो 3 ऋतुएं होती हैं, रबी की ऋतु, खरीफ फसल की ऋतु और जायद फसल की ऋतु, 3 ऋतु होती हैं। रबी की फसल के बोने का समय एवं काटने का समय बताइए, यानी रबी की जो फसल है उसका बोने और काटने का समय क्या है, तो बोने का समय जो होता है शीत ऋतु होता है। रबी के फसल का बोने का समय शीत ऋतु होता है और टाइम कब है, अक्टूबर से दिसंबर तक, यानी रबी की फसल बोने का समय अक्टूबर से दिसंबर तक और ये शीत ऋतु में बोया जाता है। और काटने का समय क्या है, तो रबी के फसल काटने का समय ग्रीष्म ऋतु में होता है और समय क्या है, अप्रैल और जून में होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। रबी मौसम की मुख्य फसल कौन सी है, यानी रबी मौसम की मुख्य फसल कौन कौन सी होती है, तो रबी मौसम की मुख्य फसल गेहूँ है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है आदि पाई जाती हैं। ठीक है, रबी फसल वाले वे कौन से राज्य हैं जहाँ पर गेहूँ और अन्य फसल उगाए जाते हैं, यानी कि रबी फसल के उत्तर और उत्तर पश्चिम में वो कौन से राज्य हैं जहाँ पे गेहूं की फसल उगाए जाते हैं, तो वो भारत में वो राज्य हैं उत्तरी क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के राज्य में, उत्तर पश्चिम राज्य में, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तरी क्षेत्र में और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। कौन सा है, पहला पंजाब है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा हिमाचल प्रदेश है, चौथा जम्मू कश्मीर है, पाँचवां उत्तराखंड है और छठा जो है वह उत्तर प्रदेश है। तो कितने राज्य हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 राज्य हैं, यानी कि रबी की फसल जो उगाई जाती है वो राज्य हैं जहाँ पे रबी की फसल उगाई जाती है, तो वो 6 राज्य हैं। और ये 6 राज्य कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो जम्मू कश्मीर आ गया, वहाँ पे होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया। ठीक है, और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पे रबी की फसल ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। रबी के फसल के लिए कौन सी वर्षा लाभदायक है, रबी के फसल के लिए कौन सी वर्षा लाभदायक है, तो रबी के फसल के लिए शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ वर्षा क्या करती है लाभदायक होती है। यानी रबी की फसल के लिए कौन सी वर्षा लाभदायक होती है, तो ठंडे के मौसम में यानी शीत ऋतु में जो शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ आती है, शीतोष्ण यानी शीतोष्ण मतलब ठंडी में। ठीक है, शीतोष्ण में जो पश्चिमी विक्षोभ आता है उसकी वजह से जो वर्षा होती है वो रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। हरित क्रांति किस क्षेत्र में सफल हुई थी,
हरित क्रांति जो आई थी वो किस क्षेत्र में सफल हुई थी? तो हरित क्रांति जो आई थी वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तथा राजस्थान के कुछ हिस्से में सफल हुई थी। यानी कि हरित क्रांति कितने राज्यों में सफल हुई थी? तो 4 राज्यों में सफल हुई थी। 4 राज्य कौन कौन से थे? पंजाब था, हरियाणा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश थे और राजस्थान के कुछ हिस्से थे। खरीफ की फसल कब बोई और कब काटी जाती है? तो खरीफ की फसल का बोने का समय है जब मानसून का आगमन के साथ होता है। ठीक है, मानसून के आगमन के साथ, और इसका समय है सितंबर से अक्टूबर में काटी जाती है। ठीक है, मानसून के आगमन के साथ ये बोई जाती है और काटी कब जाती है? तो सितंबर से अक्टूबर के मंथ में इसको काट लिया जाता है। खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? तो चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुर का मतलब होता है अरहर, तुर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि ये जो आती हैं ये खरीफ की फसल आती हैं। चावल की खेती कहाँ कहाँ की जाती है? तो चावल की खेती आसाम में की जाती है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में, विशेष करके कोंकणीय तटीय क्षेत्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे की जाती है? तो महाराष्ट्र में विशेषकर कोंकणीय क्षेत्र में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? कोंकणीय क्षेत्र में की जाती है। फिर कहाँ की जाती है? उत्तर प्रदेश में और बिहार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो लगभग हम जानते हैं कि कहाँ पे की जाती है खरीफ की फसल में चावल की खेती? तो लगभग 10 राज्यों में की जाती है। ठीक है, 10-11 राज्यों में की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में जो खेती की जाती है चावल की विशेषकर वो कोंकणीय तटीय क्षेत्रों में की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देगा कि महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है? तो महाराष्ट्र के कोंकणीय तटीय क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है। पिछले के कुछ वर्षों में चावल महत्वपूर्ण रूप से कहाँ उगाया जा रहा है? तो पिछले कुछ वर्षों में चावल जो है वो महत्वपूर्ण रूप से पंजाब और हरियाणा में उगाया जा रहा है। कहाँ पे उगाया जा रहा है? पंजाब और हरियाणा में उगाया जा रहा है। धान की 3 फसलें कौन कौन सी हैं? धान की जो 3 फसलें हैं वो कहाँ बोई जाती है? जैसे धान की 3 फसल, एक आस है, एक अमन है, एक बोरो है। तो ये कहाँ बोई जाती है? ये असम में बोई जाती है, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में बोई जाती है। ठीक है, यानी आस, अमन और बोरो जो धान की फसल है वो असम, अमन पंजाब, पश्चिमी बंगाल, बोरो उड़ीसा में बोई जाती है। यानी कि भारत की जो 3 फसल, भारत में जो धान की 3 फसल है, कौन सी? आस फसल है, अमन फसल है और बोरो फसल है। ये 3 फसल जो हैं यह भारत में असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ही बोई जाती हैं। गन्ने की फसल को तैयार होने में कितना समय लगता है? तो गन्ने की फसल को तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। यानी गन्ने की फसल को तैयार होने में कितने वर्ष का समय लगता है? तो 1 वर्ष का समय लगता है। जायद फसल कब बोई जाती है? तो जायद फसल रबी और खरीफ के फसल के बीच के भाग में बोई जाती है। यह ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है? यह रबी और खरीफ फसल के बीच में जो बोई जाती है उसे जायद फसल कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसमें कौन कौन सी फसल है? जैसे खरबूज है, तरबूज है, सब्जी है और चारे की जो बोई जाती है उसे जायद फसल कहा जाता है। अब बात करेंगे मुख्य फसल के बारे में। मुख्य फसल कौन कौन सी होती हैं? तो खाद्य और अखाद्य फसलें भारत के अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार से क्यों उगाई जाती हैं? यानी कि भारत के खाद्य जो फसलें हैं या अखाद्य फसलें हैं वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से क्यों उगाई जाती हैं? तो इसके उगाई जाने का कारण क्या है? यहाँ की मिट्टी के कारण, जलवायु के कारण, कृषि पद्धति के अंतर के कारण। तो ये जो अंतर होते हैं उसी के आधार पर भारत में जो फसल का उत्पादन किया जाता है उसका कारण होता है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन कौन सी हैं? तो भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसल में चावल है, गेहूँ है, मोटे अनाज हैं, दाल है, चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, तिलहन है, कपास है, जूट है, इत्यादि फसलें भारत में उगाई जाती हैं। अब बात करेंगे चावल के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चावल के बारे में। तो भारत की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत की सबसे प्रमुख फसल चावल है। यानी कि भारत की सबसे प्रमुख फसल किसे माना जाता है? तो भारत की सबसे प्रमुख फसल चावल को माना जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, किस नंबर पे आता है? तो विश्व में भारत का चावल उत्पादन में दूसरा नंबर पे आता है। पहले पे कौन है? तो पहला पे चीन है। चावल के लिए तापमान की आवश्यकता कितनी पड़ती है? तो चावल के उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होती है। कितनी? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होती है, क्योंकि यह बारिश के समय में उगाई जाती है और उस समय गर्मी भी पड़ती है तो ज़्यादा तापमान रहता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान ज़्यादा चाहिए होता है किसको? चावल के उत्पादन के लिए। चावल के उत्पादन के लिए वर्षा की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो चावल के उत्पादन के लिए 100 सेमी से अधिक वर्षा होनी चाहिए। कितनी? 100 सेमी से अधिक वर्षा होनी चाहिए। कम वर्षा, जहाँ पे 100 सेमी से कम वर्षा होती है वहाँ पे चावल की खेती कैसे की जाती है? तो सिंचाई के द्वारा की जाती है। चावल के किन किन क्षेत्रों में उगाया जाता है? तो चावल को उगाने के क्षेत्र जो भारत में है वह है उत्तर पूर्वी मैदान है, तटीय क्षेत्र हैं और डेल्टाई प्रदेश है। यानी कि भारत का जो भौतिक विभाजन किया गया है तो उसमें जो चावल की खेती होती है तो उस भौतिक विभाजन में चावल की खेती उत्तर पूर्वी मैदान में होती है, तटीय क्षेत्रों में होती है और डेल्टाई प्रदेशों में भी चावल की खेती की जाती है। चावल की खेती के लिए नहर के जाल द्वारा संभव किन राज्यों में बनाएगा? यानी कि जो चावल की खेती की जाती है सिंचाई के लिए नहरों के आधार पर कहाँ पे की जाती है? तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे नहर के द्वारा सिंचाई करके धान चावल का उत्पादन किया जाता है। अब बात करेंगे गेहूं के। भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल गेहूं आती है। क्या आती है? गेहूं आती है।
गेहूँ भारत के किस भाग में पैदा की जाती है? तो गेहूँ भारत के उत्तरी भाग में और उत्तर पश्चिमी भाग में पैदा की जाती है। कहाँ पे पैदा की जाती है गेहूँ? उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पैदा की जाती है। रबी की फसल उगाने के लिए कौन सा ऋतु चाहिए होता है? तो रबी की फसल उगाने के लिए शीत ऋतु चाहिए होता है। वर्षा की मात्रा कितनी चाहिए होती है गेहूँ के उत्पादन के लिए? तो रबी की फसल के लिए गेहूँ के उत्पादन के लिए 50 से 70 सेमी की वर्षा चाहिए होती है। इसको पकने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो रबी की फसल को पकने के लिए धूप की ज़रूरत पड़ती है। धूप की ज़रूरत पड़ती है। देश में गेहूँ उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देश में गेहूँ उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं वो उत्तर पश्चिम में गंगा तथा सतलज का मैदान है। गंगा और सतलज का मैदान है। और दूसरा दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश। दक्कन की काली मिट्टी वाला जो प्रदेश है, दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश देश के गेहूँ उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। भारत में गेहूँ पैदा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और राजस्थान के कुछ भाग है जहाँ पे गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मोटे अनाज, भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज कौन कौन से हैं? तो भारत में जो मोटे अनाज उगाए जाते हैं वह है ज्वार है, बाजरा है, रागी है। रागी में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो रागी में लोहा जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, सूक्ष्म पोषक और भूसी पाई जाती है। किसमें? रागी में पाई जाती है। इसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सी फसल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो रागी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल किसे माना गया है? तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी महत्वपूर्ण फसल ज्वार को माना जाता है। किसको माना जाता है? ज्वार को माना जाता है। ज्वार की फसल किस पर निर्भर होती है? तो ज्वार की फसल जो होती है वो वर्षा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? वर्षा पे निर्भर करती है। ज्वार की फसल किस पर निर्भर करती है? वर्षा पे निर्भर करती है। अधिक आर्द्र क्षेत्रों पर उगाए जाने के कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसको अगर अधिक आर्द्र क्षेत्रों पर उगाया जाता है तो इसको वर्षा की ज़रूरत या सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज्वार के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो ज्वार के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। यानी ज्वार के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो ज्वार के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। यानी कि ज्वार का खेती जो किया जाता है वह महाराष्ट्र में किया जाता है, कर्नाटक में किया जाता है, आंध्र प्रदेश में किया जाता है और मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो इसको अगर ट्रिक से हम याद करें तो क्या हो जाएगा कि ज्वार आया है, महान बनने का नाटक मत करो, एपी एमपी। एपी मतलब आंध्र प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश और महान मतलब महाराष्ट्र और नाटक मतलब कर्नाटक। और ज्वार आया है मतलब ज्वार की खेती, महान बनने का नाटक मत कर, एपी एमपी। रागी जो है वह किस क्षेत्र की फसल है? तो रागी जो है वह शुष्क क्षेत्र की फसल है। रागी किस क्षेत्र की फसल है? तो रागी का जो उत्पादन किया जाता है वह शुष्क क्षेत्र में किया जाता है। रागी की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो रागी की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो लाल है, काली है, बलुआ दोमट है और उथली काली मिट्टी है। तो ये जो होती है किसके लिए है? तो रागी के लिए। रागी के लिए कौन कौन सी फसल मिट्टी है? तो लाल मिट्टी है, रागी लाल, रागी काली, रागी बलुआ दोमट और रागी उथली काली मिट्टी। गिरा 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 बलमुआ दोमट लाल काली, गिरा 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 रागी रागी बलमुआ दोमट, बलुआ दोमट, लाल काली, उथली काली मिट्टी। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश है। तो रागी के लिए कौन से राज्य होंगे? तो रागी के लिए राज्य का ट्रिक हो जाएगा कि अरुण गिरा दिए एचपी लैपटॉप, उखाड़ दिए सिम और नाटक झाड़ रहे हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? अरुण से क्या हो जाएगा? अरुणाचल हो जाएगा। गिरा दिए मतलब रागी की प्रमुख फसल और एचपी से मतलब हिमाचल प्रदेश, उखाड़ दिए मतलब उत्तराखंड, सिम मतलब सिक्किम और नाटक झाड़ रहे मतलब नाटक से कर्नाटक और झाड़ रहे मतलब झारखंड। तो रागी के जो प्रमुख उत्पादक हो जाएंगे वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, कर्नाटक, झारखंड। मक्का की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो मक्का खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग की जाने वाली फसल कौन सी है? तो चारा और खाद्यान्न के रूप में प्रयोग की जाने वाली फसल जो है मक्का है। और मक्का किस की फसल है? तो मक्का जो है वो खरीफ की फसल है। मक्का की फसल के लिए कितने तापमान की ज़रूरत होती है? तो मक्का की फसल के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान की ज़रूरत होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से किन राज्यों में मक्का रबी की फसल के रूप में उगाई जाती है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे मक्का को रबी के फसल के रूप में उगाया जाता है? तो वह बिहार राज्य है। बिहार में मक्का जो है रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है, लेकिन वास्तव में मक्का किस सीजन की फसल है? तो खरीफ की फसल है। और इसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत पड़ती है। और मक्का के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी सबसे
अच्छी मानी जाती है। पुरानी जलोढ़ को क्या बोला जाता है? तो बांगर बोला जाता है। किसके सहयोग से मक्का का उत्पादन नहीं है? किसके सहयोग से मक्का का उत्पादन नहीं है? तो आधुनिक, क्या क्वेश्चन ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगला प्रश्न है कि इसमें क्या हो जाएगा कि किसके सहयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है? तो मक्का के उत्पादन किसके सहयोग द्वारा बहुत बढ़ा है? तो मक्का का उत्पादन करने में आधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश करके बढ़ाया गया। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश क्या कहलाता है? तो आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जो होता है, उच्च पैदावार देने वाले बीज का प्रयोग किया जाता है और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो मक्का के उत्पादन किसके माध्यम से बढ़ाया गया? तो आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश के माध्यम से बढ़ाया गया है। मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। मक्का मक्का कहाँ पे है? तो मक्का यूपी में है। ठीक है, मक्का यूपी में है। मक्का एमपी में भी है, उसका देहात जो है वो एमपी में है। तो मक्का यूपी में है और मक्का यूपी में है, मक्का एमपी में है और मक्का एपी में भी है। ठीक है, एपी मतलब आंध्र में है, आंध्र प्रदेश में है। एमपी और यूपी में है, एपी में है और दो जगह भी और है। कहाँ पे है? तो कर्नाटक और तेलंगाना में भी है। कहाँ पे है? तेलंगाना और कर्नाटक में भी है। मक्का का जो मुख्य फसल है वो एपी में भी है, एमपी में भी है, यूपी में तो है ही है, और साथ ही साथ कर्नाटक और तेलंगाना में भी है। अब बात करेंगे दाल के बारे में। तो विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो अपना भारत, यानी भारत में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं। शाकाहारी खाने में सबसे प्रोटीन फसल कौन सी है? तो शाकाहारी खानों में सबसे प्रोटीन फसल जो है वह दाल है। भारत की मुख्य दलहनी फसल कौन कौन सी है? तो भारत की मुख्य दलहनी फसल तूर में अरहर आती है, उड़द आती है, मूंग है, मसूर दाल है, मटर दाल है और चना दाल है। ये सब दालें आती हैं। दालों का उत्पादन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो दालों के उत्पादन के लिए कम नमी की आवश्यकता पड़ती है। दालों के उत्पादन के लिए कम नमी की आवश्यकता होती है। शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, इसको शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है। जैसे आप देखते हैं लोग गर्मी के मौसम यानी रबी की फसल में ज़्यादातर दालों को उगाया जाता है। ठीक है, तो इनको उतना पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किस दाल को छोड़कर सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर नमी बनाए रखती हैं? तो कौन सी दाल ऐसी है जो वायु से नाइट्रोजन नहीं लेती है? तो वह दाल अरहर है। ठीक है, वो दाल कौन सी? अरहर है। या फलीदार फसल होने के नाते, यानी फलीदार फसल होने के नाते यह क्या करती है कि वायु से नाइट्रोजन नहीं लेती है। तो यह दाल को छोड़कर जितनी भी दालें हैं, जैसे मटर है, चना है, ठीक है, उड़द है, मूंग है, सब दालें क्या करती हैं? तो वायु से नाइट्रोजन लेकर नमी बनाए रखती हैं। किन फसलों को अन्य फसलों को आवर्तन में बोया जाता है? तो किन फसलों को अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है? तो अरहर को छोड़कर सभी दालों को अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। आवर्तन का मतलब कि किसी फसल के साथ भी उसको बो दिया जाता है, लेकिन अरहर को उन सब फसलों के साथ नहीं बोया जा सकता है। दाल के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? दाल के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो दाल एमपी दाल, राजस्थानी दाल, महाराष्ट्री दाल, उत्तर प्रदेशी दाल और कर्नाटकी दाल। तो दाल के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? दाल एमपी दाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ट्रिक से अगर हम समझ लें तो ज़्यादातर बारिश वाले क्षेत्रों में तो दाल नहीं होगी, इनको शुष्क क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो राजस्थान एक शुष्क क्षेत्र हो गया, वहाँ पे दाल होती है। राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उसके बाद एमपी और यूपी जो है ये दाल के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। एमपी में तो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा दाल होती है, फिर उसके बाद यूपी में दाल होती ही है, राजस्थान शुष्क क्षेत्र है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसल कौन कौन से हैं? तो एक है गन्ना। गन्ना कैसी फसल है? तो गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने वाली फसल है। गन्ना के लिए कौन सा क्षेत्र है? तो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध है, दोनों क्षेत्र में गन्ना उगाया जाता है। किसमें? उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में। गन्ना के उत्पादन के लिए तापमान जो होता है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। गन्ना के लिए तापमान 21 से 27, गन्ना के लिए तापमान कितना होता है? 21 से लेकर 27 तक गन्ना का खेत होता है। गन्ना एक एक कैसे सताई, एक के मतलब 21, सताई मतलब 27, एक एक कैसे सताई, गन्ना एक एक कैसे सताई। तो गन्ना 21 27 तापमान की ज़रूरत। गन्ना के लिए वर्षा की ज़रूरत कितनी पड़ती है? तो 75 सेमी से लेकर 100 सेमी तक की ज़रूरत पड़ती है इसे। गन्ना उत्पादन के लिए कौन सी जलवायु है? तो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। जहाँ वर्षा नहीं होती है तो वहाँ पे सिंचाई के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। गन्ने के लिए मिट्टी कौन सी उपयुक्त है? तो गन्ने के लिए मिट्टी अनेक मिट्टी में उगाया जा सकता है, इसको अनेक मिट्टी में उगाया जा सकता है। विश्व में गन्ना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ब्राज़ील जो है वो पहले स्थान पर है गन्ना उत्पादन के लिए, और भारत का दूसरा स्थान आता है गन्ना उत्पादन के लिए। गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है। तो गन्ना के लिए सबसे ज़्यादातर जो मौसम यानी पानी मौसम वाले राज्य हैं वो उसके उगाए जाते हैं। यूपी, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु।
गन्ना के लिए हम कैसे क्रम में पढ़ेंगे, तो गन्ना हो जाएगा हमारा यूपी हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। गन्ना यूपी, पंजाब, हरियाणा। उधर महाराष्ट्र पहुँचेंगे, उसके बाद कर्नाटक जाएंगे, कर्नाटक से बाद आंध्र प्रदेश जाएंगे, आंध्र प्रदेश के पास तेलंगाना है, तेलंगाना से हम तमिलनाडु जाएंगे, तो यहाँ पे गन्ना मिलेगा। तिलहन, विश्व में तिलहन उत्पादन करने वाले देश कौन से हैं, तो विश्व में तिलहन उत्पादन करने वाले में भारत का स्थान दूसरा है, तिलहन में दूसरा, और चाइना पहला है। चाइना कौन सा है, पहला है। तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तोरिया के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, भारत का तीसरा स्थान है। दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान चीन का है, और पहला स्थान किसका है। तोरिया क्या है, तोरिया एक प्रकार का चाय है। तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। सबसे पहले स्थान पे कौन है, चाइना है, उसके बाद केन्या है, केन्या तीसरे स्थान पर आता है। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर तिलहन का उत्पादन होता है, तो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पर तिलहन का उत्पादन होता है। भारत में उगाई जाने वाली तिलहन की मुख्य फसल कौन कौन सी है, तो मूँगफली है, सरसों है, नारियल है, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी है, अलसी है, सूरजमुखी है। मूंगफली किस ऋतु में की फसल है, तो मूंगफली जो है वो खरीफ ऋतु की फसल है। मूंगफली किस ऋतु की फसल है, खरीफ की फसल है। देश के मुख्य तिलहनों के उत्पादन का आधा भाग किससे प्राप्त किया जाता है, तो देश के मुख्य तिलहनों के उत्पादन का आधा भाग मूंगफली से प्राप्त किया जाता है। मूंगफली उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है, तो मूंगफली उत्पादन में प्रमुख राज्य गुजरात है। मूंगफली उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है, गुजरात है। मूंगफली के अन्य उत्पादक राज्य में कौन से राज्य हैं, तो उत्पादक राज्यों में राजस्थान है और तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। मूंगफली बेचो, गुजरात वाले मूंगफली बेचते हैं, गुजरात वाले मूंगफली बेचते हैं। तो मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो गुजरात में होती है। सबसे ज़्यादा मूंगफली गुजरात में। मूंगफली से बिजनेस शुरू किया कहाँ, क्योंकि बिजनेस ज़्यादा है तो गुजरात वाले बिजनेसमैन ज़्यादा है। अलसी और सरसों किसकी फसल है, तो अलसी और सरसों रबी की फसल है। अलसी और सरसों किसकी फसल है, तिल किसकी फसल है, तो तिल की जो फसल है वो उत्तर भारत में खरीफ की फसल है। तिल जो है वो खरीफ की फसल है, और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तिल जो है दक्षिण भारत में किसकी फसल है, तो रबी की फसल है। दक्षिण भारत में रबी की फसल है और उत्तर भारत में खरीफ की फसल है। तिल जो है उत्तर में खरी में चलती है, और दक्षिण में जो रहती है वो रबी में चलती है, यानी कि दक्षिण में देख के ही उसका तेज सूर्य हो जाता है। तो तिल जो है दक्षिण में जब रहता है तो रबी में होता है, और तिल जो है वो उत्तर में रहता है तो कहाँ पे रहता है, तो खरी में रहता है। अरंडी दोनों में रहता है। किस में रहता है, अरंडी जो है वो सब में रहता है। अरंडी किस में रहता है, खरीफ में भी रहता है और रबी में भी रहता है। बोई जाने वाली फसल है, खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल अरंडी है। चाय को भारत में किसने लाया था, तो चाय को भारत में अंग्रेजों ने लाया था। वर्तमान में चाय बगान के मालिक कौन है, तो वर्तमान में चाय बगान के मालिक अधिकतर भारतीय हैं। चाय उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो आवश्यक तत्व जो हैं, जलवायु कैसी है, तो चाय के उत्पादन के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए होता है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंध चाहिए होता है, नहीं जो गन्ना को चाहिए होता है वहीं चाय को भी चाहिए होता है। सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र पर उगाए जाते हैं। और मिट्टी कैसी चाहिए होती है, तो सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र चाहिए होता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर किस प्रकार की जलवायु की ज़रूरत है, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर किस प्रकार की जलवायु की ज़रूरत होती है, तो पोष्ट जलवायु की, नम जलवायु की और पाला रहित जलवायु की ज़रूरत पड़ती है। चाय की कोमल पत्तियों के विकास में सहायक क्या होता है, यानी कि चाय की पत्तियों का कोमल बनाने में किसका विकास होता है, कौन सा सहायक की का काम करता है, तो वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा के बौछारें, यानी कि वर्ष भर जो वर्षा की बौछारें होती है, सामान्य बौछारें होती हैं, वह चाय की पत्तियों को कोमल बनाने में सहयोग प्रदान करती हैं। चाय उत्पादन के लिए श्रम का क्या संबंध है, तो चाय के उत्पादन के लिए श्रम सघन उद्योग है। ये श्रम सघन उद्योग है, ज़्यादा मात्रा में सस्ता और कुशल श्रमिक चाहिए होता है इसमें। चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो चाय आसाम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की पहाड़ियाँ हैं। चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो आसाम है और जलपाईगुड़ी की पहाड़ियाँ हैं, और तमिलनाडु और केरल राज्य हैं। तमिलनाडु और केरल राज्य, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की पहाड़ियाँ हैं। प्रमुख राज्य के अलावा अन्य राज्य जहाँ चाय का उत्पादन होता है, तो इन प्रमुख राज्य के अलावा जहाँ पे चाय का उत्पादन होता है वह है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है, तो 2018 में जो गणना की गई थी, चीन पहला स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है चाय उत्पादन में। चाय की पत्तियाँ बगानों में ही क्यों संशोधित की जाती हैं, ताजगी बनाए रखने के लिए संशोधित की जाती हैं। अब बात करेंगे कॉफ़ी के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी के लिए विश्वविख्यात देश कौन सा है, तो कॉफ़ी के लिए विश्वविख्यात देश जो है वो भारत है। भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है, तो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है, तो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी आरंभ में कहाँ से लाई गई थी, तो यमन से लाई गई थी, यमन से। किस प्रकार के कॉफ़ी को
विश्व भर में अधिक मांग है? तो अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी होती है वो विश्व भर में उसकी ज़्यादा मांग होती है। कॉफ़ी की कृषि को शुरुआत कहाँ पर की गई थी? तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो कर्नाटक में है वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी खेती वर्तमान समय में कहाँ पर की जा रही है? तो जो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी है उसकी खेती वर्तमान समय में नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जा रही है। बागवानी फसलें। भारत की विश्व में फलों एवं सब्जियों के मामले में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में फलों एवं सब्जियों के मामले में दूसरा, पहला पर चीन है। भारत का जो फलों और सब्जियों के मामले में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे चाइना है। भारत में फलों का उत्पादन किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। भारत में किन फलों का विश्व भर में मांग है? भारत में किस फलों का विश्व भर में मांग है? तो भारत के जो आम है, ये आम कहाँ पे उगाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। संतरे नागपुर और चेरापूंजी के। केले केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के। लीची उत्तर प्रदेश व बिहार के। अनानास मेघालय। अंगूर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट यह हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के यहाँ के जो फल हैं यह विदेशों में मंगाए जाते हैं। मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू के प्रमुख स्थान कहाँ पे हैं? तो भारत में, यानी भारत में कौन सी सब्जियों के प्रमुख स्थान है? तो मटर हो गया, फूल गोभी है, प्याज है, बंद गोभी है, टमाटर है, बैंगन है और आलू के प्रमुख स्थान है कहाँ पे? भारत में। रेशेदार फसल की बात करें तो भारत की 4 प्रमुख रेशेदार फसल कौन कौन सी हैं? तो भारत की 4 प्रमुख रेशेदार फसल कपास है, जूट है, सन है और प्राकृतिक रेशम है। कौन सी रेशेदार फसल मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है? तो मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होने वाली है कपास है, जूट है और सन है। प्राकृतिक रेशम किस प्रकार से प्राप्त की जाती है? तो रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त की जाने वाली फसल है प्राकृतिक रेशम। रेशम का कीड़ा कहाँ पर पलता है? तो रेशम का कीड़ा जो है वह मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पड़ता है। किस पे? मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पे पलता है। रेशम के कीड़ों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो रेशम उत्पादन कहलाता है। कपास कपास के पौधों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो कपास के पौधों का मूल स्थान भारत को माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में मुख्य कच्चा माल किसे माना जाता है? तो सूती कपड़ा के उद्योग में मुख्य कच्चा माल कपास को माना जाता है। कपास उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान दूसरा है, चीन के बाद। चीन पहले स्थान पे है कपास उत्पादन में। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी पाया चाहिए होती है? तो कपास उत्पादन के लिए दक्कन भारत की शुष्क नम की काली मिट्टी। तापमान क्या होना चाहिए? तापमान उच्च होना चाहिए। हल्की वर्षा या सिंचाई के दौरान कितने दिन? 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। कितने दिन चाहिए होता है? तो कपास की खेती के लिए 210 दिन चाहिए होता है और पाला रहित होना चाहिए। और खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसको क्या होती है? खिली धूप की आवश्यकता होती है। कपास किस सीजन की फसल है? तो कपास जो है वह खरीफ की फसल है। कपास को पकाकर तैयार होने में कितने महीने लगते हैं? तो कपास को पककर तैयार होने में, पकाकर नहीं, पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जूट सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। जूट की फसल का उत्पादन कौन सी मिट्टी में होता है? जूट की फसल का उत्पादन कौन सी मिट्टी में होता है? तो जूट की फसल का उत्पादन बाढ़ के मैदान में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में होता है। जूट के बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, यानी जब जूट बढ़ता है तो उस समय उसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जूट के मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय। जूट का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो जूट का प्रयोग बोरियां बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी बनाने में, तंतु व धागे बनाने में, गलीचे बनाने में और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं हैं। जूट की मांग बाजार में कम क्यों हो रही है? जूट की मांग बाजार में कम होने का कारण है कि जूट की उच्च लागत के कारण, कृत्रिम रेशों और पैकिंग की सामग्री के कारण, नायलॉन की कीमत कम होने के कारण जूट की मांग जो है बाज़ारों में कम हो रही है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। कृषि का विकास अवरुद्ध और गतिमंद कैसे होती है? कृषि का विकास अवरुद्ध और गतिमंद कैसे होती है? तो प्रौद्योगिकी और संसाधन परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने में किसकी प्राथमिकता दी गई थी? तो जोतों की चकबंदी करके, सहकारिता को अपना के और जमींदारी समाप्त करके भूमि संसाधन के प्रयोग में जो स्वतंत्रता पश्चात सुधार करने में प्रयोग किया गया था। भूमि सुधार का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो भूमि सुधार का लक्ष्य प्रथम पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत भूमि सुधार में क्या अनिवार्य किया गया था? तो चकबंदी करना अनिवार्य किया गया था। 1960-1970 के दशक में भारत सरकार ने किस प्रकार के कृषि सुधार की शुरुआत की थी? तो 1960-70 के दशक में भारत सरकार ने पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। किस क्रांति की शुरुआत की थी? तो पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम 1980-90 में शुरू किया गया था। व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम किस पर आधारित था? तो संस्थागत और तकनीकी सुधार पर आधारित था। व्यापक सुधार कार्यक्रम किस पर आधारित था? तो
संस्थागत और तकनीकी सुधार पर आधारित था। व्यापक स्तर पर सुधार में कौन कौन से कदम उठाए गए? तो व्यापक स्तर सुधार में जो कदम उठाए गए तो उसमें था सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान करना, किसानों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों, बैंक की स्थापना की गई थी। अब व्यापक सुधार करने के क्षेत्र में ये सब काम किए गए। किसानों को लाभ के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की है। आकाशवाणी पर मौसम की जानकारी, बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाव के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा। भूदान आंदोलन कब किया गया था? भूदान ग्रामदान। महात्मा गांधी ने किसे अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकार घोषित किया था? तो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकार घोषित किया था। आध्यात्मिक उत्तराधिकार। विनोबा भावे गांधी जी के किस विचार गांधी में गहरी आस्था रखते थे? तो ग्राम स्वराज की विचार में गहरी आस्था रखते थे। गांधी जी के विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने क्या किया? तो पूरे देश की यात्रा की, और ये कीर्ति पद यात्रा थी। पूरे देश की उन्होंने यात्रा की। विनोबा भावे के किस भाषण में एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर ने आर्थिक भरण पोषण के लिए जमीन मांग ली थी? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली का एक गरीब भूमिहीन ग्रामीण मजदूर था जिन्हें विनोबा भावे से भूमि की मांग की थी। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में। विनोबा भावे ने क्या आग्रह किया? उन्होंने तुरंत भूमि देने का वादा नहीं किया, लेकिन कहा कि यदि सहकारी खेती करने को तैयार हो तो हम सरकार से बात करें। इसी मीटिंग में किसने 80 भूमिहीन मजदूरों को 80 एकड़ भूमि दान में दे दी? तो श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 भूमिहीन मजदूरों को 80 एकड़ भूमि दे दी। इसी मीटिंग में दी थी उन्होंने। ठीक है। श्री रामचंद्र रेड्डी द्वारा दान की गई घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो भूदान के नाम से जाना जाता है। ग्रामदान किसे कहते हैं? तो कुछ जमींदारों ने भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। ग्रामदान किसे कहा जाता है? तो कुछ जमींदारों ने भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की, तो उसे ग्रामदान कहा गया। विनोबा भावे द्वारा किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। विनोबा भावे द्वारा इस ग्राम आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। भूदान आंदोलन कहाँ पे शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन 1951 में पोचमपल्ली तेलंगाना से शुरू किया गया था। यह आंदोलन कितने वर्ष तक चला था? तो 13 वर्षों तक चला था।